इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपकी दोस्त सुषमा शर्मा। प्रोग्राम लेकर आ गई हूं किसान की बात, और किसान की बात में मैं सिर्फ अकेली नहीं आती हूं, मेरे साथ मेरे दोस्त भी होते हैं। मैं विनोद कुमार जी, तो आपका स्वागत करते हैं। और विनोद, देखिए मौसम जो है वाकई में बहुत धीरे धीरे जो है तब्दील कर रहा है। गर्मी तो अपने शवाब पर है ही, लेकिन कभी कभी अचानक बदल भी रहा है। बिल्कुल, अभी दिल्ली की बात करूं तो देखिए तेज हवाएं हैं। हाँ। और जो एक तपन थी, धूप थी, उसमें कहीं न कहीं अभी बादलों की वजह से बहुत कमी है। जी बिल्कुल। और ऐसे में सिर्फ फसलों को ही नुकसान नहीं होता है, कई बार हमारे किसानों के जो दुधारू पशु हैं या पशु जितने भी हैं उनको भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कामकाजी भी हैं बिल्कुल अंदर हमारे। हाँ, कामकाजी हो या कोई भी हो। तो लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं पशुओं के बारे में ही बात करेंगे, दुधारू पशुओं की बात करेंगे। उससे पहले कि हम अपने सब्जेक्ट पर जाएं, अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ हैं आज हमारे एक्सपर्ट विशेषज्ञ चंचल भट्टाचार्य जी, जो कि पशुपालन विभाग दिल्ली में इस समय कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और इससे पहले हमारे जो किसान भाई हैं वो भी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से, तो व्हाट्सएप के माध्यम से। और इसके लिए 2 तरीके हैं, एक तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और दूसरा फोन कॉल अगर कोई श्रोता करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। फोन कॉल के लिए हम बता दें, जो श्रोता जुड़ना चाहता है तो वो हमें डायल कर सकता है 23421608 पे, और दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो दिल्ली का कोड 011 जरूर लगाएं। व्हाट्सएप के माध्यम से जो श्रोता जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम और उनका जो प्रश्न जो उन्हें पूछना है वो लिख के 9868868753 पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 9868868753 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो भट्टाचार्य जी, पशुओं की हम बात करेंगे, दुधारू पशुओं की बात करेंगे। तो इस समय जो गर्मी का जो मौसम है तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि क्या बीमारियां होती हैं, खान पान कैसा होना चाहिए। तो हम कौन से, खासतौर पर वैसे तो गाय और भैंस को ही लिया जाता है मेनली, तो इसमें और किस किस पशुओं की हम कैटेगरी देखी जा सकती है? हाँ, देखिए हमारे देश में अगर दुधारू पशु के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो गाय और भैंस आएंगे। लेकिन हमारे देश में जैसे बकरी है, भेड़ है, फिर कैमल है, ऊंट है, उससे भी हमें दूध मिलता है, और वो भी हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारे देश में। तो ये सारे पशुओं के लिए ही हम अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। तो ये हम उत्तर भारत की बात करें, हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है, तो ये गाय भैंस की ही बात करेंगे। तो इस समय क्या स्थिति है हमारे दुधारू पशुओं की? अगर इस समय देखिए हर साल ये प्रश्न के सामना करना पड़ता है हमें, जो हम पशु चिकित्सक है। सबसे पहले तो मैं हमारे जो किसान भाइयों है उनको ये बताऊंगा, जो आपके दुधारू पशु है जैसे गाय है, भैंस है, सबसे पहले तो ये है उसको जो ताप का जो प्रकोप है उससे बचाइए उसको। जैसे सुबह 8 बजे के बाद 8 बजे से शुरू करके शाम को 6 बजे तक उसको एक शेड के अंदर, मतलब छाया जहाँ पे है वहाँ पे रखने की कोशिश करिए। क्या होता है, अभी जैसे हवा में लू चलना शुरू हो जाता है, अगर लू शरीर में आ जाए, पशुओं की शरीर अगर लू के संस्पर्श में आ जाए तो उसका असर अच्छा नहीं होता है। कभी कभी जैसे एकदम से बुखार आ जाता है, एकदम से जो मिल्क प्रोडक्शन है, मतलब दूध देने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है। मान लीजिए जो पशु 15 किलो दूध देता है उसका दूध एकदम 7-8 किलो में आ जाता है। हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक में पशु बहुत सफर करते हैं। कभी कभी
पशु की एकदम बॉडी टेम्परेचर 105 हो जाता है, पशु की लाल टपकना शुरू हो जाता है, बेचैनी सी होती है बॉडी में, इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो मेरा ये कहने का है जो आप अपने पशुधन को आप ये जो टेम्परेचर जो 35-40 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तब उसको ये टेम्परेचर से बचाने की कोशिश करिए, एकदम धूप में बिल्कुल ही मत रखिए उसको। और इसमें डॉक्टर साहब एक छोटी सी और चीज जानना चाहूंगा। अभी जैसे गाँव की मैं बात करूँ आसपास की, और पहले क्या होता था, चरवाए होते थे, चारागाह जो थी वो काफी बड़ी बड़ी खुली खुली होती थी, जहाँ पे जो किसान भाई हैं अपना समूह बना के अपने पशुओं को वहाँ वो बैठाते थे। फिर वो कहीं नहर नदी है उसके किनारे ले गए हैं, या फिर जो कोई तालाब है जोड़ है वहाँ पशुओं को लेके जाते थे। लेकिन वो चीजें अब कहीं ना कहीं सीमित हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। तो उसमें समस्या ये आती है, पशु को हम पूरा दिन घर के अंदर एक जो पक्का स्थान हमने बना रखा है वहाँ पे वो पैरों से समस्या होती है, मुंह पका खुर पका, ये ज्यादा समस्या याद आती है। साफ सफाई रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जो डेयरी चलाते हैं भाई, उनके लिए हम क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं इस तरीके की? सावधानियां सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो टीकाकरण प्रोग्राम है, टीकाकरण बहुत सही ढंग से कराना चाहिए। भारत सरकार जैसे नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है NADCP हमारे प्रोग्राम होते हैं, उसके दौरान मुंह पका खुर पका का टीकाकरण, जिसको अंग्रेजी में FMD बोलते हैं, फूड एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, उसकी टीकाकरण हमारे सारे देश में करवा रहे हैं। और ये टीकाकरण होता है मुफ्त, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ा योजना है, और ये योजना की तरह हम क्या करते हैं, हर जगह में जो पशु चिकित्सालय है हमारे सरकारी पशु चिकित्सालय, कोई ड्राइव साल में चलाई जाती है या फिर पूरा साल ये चला रहता है? देखिए जी, ये ड्राइव अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम में होता है। जैसे दिल्ली में हमारे अभी शुरू हो रहा है ये ड्राइव, ठीक है ना, चल रहा है अभी हमारा, चल रहा है टीकाकरण चल रहा है हमारा। तो मतलब हर स्टेट की अलग अलग वो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो मौसम का मतलब जैसे थोड़ा सा बदलाव हो, जब लगता है कि बीमारी आने वाली है तो उससे पहले ही प्रिकॉशंस के लिए शुरू कर दिया जाता है। इस सिलसिले में एक चीज बताऊंगा, देखिए पहले हमारे देश में क्या होता था, मौसम से पहले और मौसम के बाद हम साल में 2 बार टीकाकरण करवाते थे जी। इसीलिए जो मानसून जो है, जो बारिश जब टपकती है तभी देखा जाता था ये मुंह खुर की बीमारी सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन अभी ऐसे कुछ नहीं है, अभी सारे साल ही ये मुंह खुर की बीमारी से पशु को भुगतना पड़ता है। तो ये मानते थे, जैसे मान लो पशु को तालाब में ले गए, जब मानसून का टाइम है तो तालाब में बाहर का पानी आ जाता था नालियों का, कि भाई हो सकता है पशु वहां इन्फेक्टेड हो गया, वो पानी पी लिया है, या फिर उसके पैरों में जो कीटाणु जीव हैं वो पनपते थे, जिस वजह से पैरों के अंदर समस्या आती थी पशुओं को। ये बहुत देखी है बचपन में, हमने भी मतलब काफी देखी है, और चीजें सही भी कहीं ना कहीं, जैसे लाल दवाई का इस्तेमाल हम करते थे। तो अभी जस्ट मान लो ये ड्राइव अगर हम बात करें तो पूरा साल ये चलता है, डिपेंड करता है क्षेत्र के अकॉर्डिंग। लेकिन डॉक्टर साहब अभी ग्रीष्म काल की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है पशुपालक भाइयों के लिए, दूध की जो मात्रा है वो अगर पशु को हम बचा के भी रखते हैं, छांव में भी रखते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम आते ही वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसके क्या कारण? देखो, प्रकृति के ऊपर तो किसी का नहीं चलता। ग्लोबल वार्मिंग जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, वो सारे दुनिया में उसका इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे देश में भी उसका इफेक्ट है। इसीलिए तापमान 10 साल पहले जितना तापमान होता तो उससे तापमान अभी बहुत बढ़ गया है। 44-45 डिग्री बहुत आम बात हो गई है। तो उसका एक इफेक्ट तो पशु की शरीर में पड़ता है। तो जैसे ही मतलब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो पशु की दूध थोड़ा सा कम हो जाता है। इसमें मैं ये बताऊंगा, जैसे आपने बताया अभी झोड़ नहीं है, चरने की जगह नहीं है, तो क्या हम एक फार्म शेड बना के मतलब एक जगह में, एक कमरे में पशु को रखते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा वहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मतलब वहाँ इतना गर्म नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जैसे हम क्या कर सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, फिर जैसे हम कूलर लगा सकते हैं, कूलर की इस्तेमाल करते हैं। बहुत जो एडवांस स्टेज में है वो AC भी लगाते हैं। और कम से कम 2 बार पशु को नहलाना चाहिए अच्छी तरह से, 2 बार कम से कम सुबह शाम जरूर नहलाना चाहिए। तो इससे क्या है, पशु की शरीर ठंड रहता है। और दूध के ऊपर जो आसार के बारे में आप कह रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा तक हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उससे हम बच सकते हैं अगर मतलब हम उसकी देखभाल अच्छे से करें तो। हाँ बिल्कुल, देखभाल अच्छे से करें। जैसे बताया आपने 2 बार हमें पशु को नहलाना है, तो उसमें भी जैसे गर्मी के टाइम में कोई सावधानी हमें बरतनी है पशु को नहलाने से पहले? क्योंकि कई बार हो सकता है पशु बाहर बंधा हुआ हो, शाम के टाइम उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो गर्म हो और तुरंत एकदम हम उसको लाके वहाँ पे नहला दें तो बिल्कुल ही नहीं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। अगर पशु बाहर में आप बांध के रखते हो, जब पशु को आप लेके आओगे ना, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट उनको टाइम देना चाहिए। उनका शरीर का जो टेम्परेचर है वो शरीर का टेम्परेचर कम हो जाए, तापमान जैसे जो कमरे की तापमान की बराबर आ जाए, फिर आप नहलाइए। एकदम आप धूप में पशु को रखा है, फटाफट अगर नहला दे तो पशु को शॉक हो जाएगा, पशु की बीमारी हो जाएगी, वो ठीक बात नहीं है। जी, हमारे एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, वो दिल्ली से बाहर से कॉल किया है, लेकिन बकरी है उनके पास,
तो बकरी की देखभाल के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं उसके बारे में कुछ आपसे हाँ, जानकारी लेना बिल्कुल। बकरियों को कोई बीमारी होती है, अक्सर देखता हूँ कि उनका मतलब बुखार वगैरह आता है तो चारा नहीं खाती हैं और उनको मतलब काफी परेशानी होती है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते। इस हालत में हम उनका कैसे उपचार कर सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि बकरी का अगर दूध हम अपने सेवन में दें तो हम कितना उससे लाभ हो सकता है? दो प्रश्न है मेरे। ठीक है, मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा, जैसे ही आपकी बकरी बीमार हो जाए, बकरियों की कोई तरह की बीमारी होती है, ठीक है ना, तो जैसे आप एक पशुपालक है, आपके लिए तो वो बीमारी के कारण समझना मुश्किल है, तो मैं ये बताऊंगा आप बिल्कुल आपके नजदीक जो पशु चिकित्सक है, जो पशु चिकित्सालय है, वहाँ पे सलाह करिए। वो देख के आपको बताएंगे बकरी की बीमारी की वजह क्या है, उसी हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आजकल बीमारी की धरन थोड़ा बदल गया है, तो इसलिए मैं बताऊंगा आप अपने लेवल से कभी भी बकरियों की इलाज ना करें, पशु चिकित्सक के पास आप जाके समझ ले। और बाकी आपका 2 नंबर प्रश्न जो आपने किया है, दूध, बकरी की दूध की डिमांड बहुत है हमारे देश में, ठीक है ना। बकरी की दूध जैसे बच्चों में बहुत अच्छा होता है, उसकी ये बच्चों को पिलाए तो उसकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है। अभी कोविड के टाइम में भी हमने बकरी की दूध खूब इस्तेमाल किया है। बकरी की दूध में इम्यूनिटी ज्यादा पैदा होता है इंसान के शरीर में। तो बकरी की दूध अगर आप बेचना चाहते हो और इसमें बिजनेस करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा चीज है। अब लेकिन उसमें बकरी की संख्या आपको बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और अब विनोद एक और भी प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भट्टाचार्य जी, लेकिन उससे पहले हमारी एक शॉर्ट फिल्म है, उसके बारे में भी जान लें कि मिलेट्स को भी बढ़ावा दे रही है हमारी सरकार। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, घर घर तक मिलेट पहुंचाने की जो एक सक्सेस स्टोरी है हम अपने हर प्रोग्राम में लेकर आते हैं, तो आइए सुनते हैं जी। खाद्यान्न संकट के गहराने की आशंका ने दुनिया भर के देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। बढ़ती आबादी का बोझ, निरंतर बदलते मौसम और खेती किसानी में बढ़ती लागत के बीच फायदे की खेती के विकल्प पर मिलेट की खेती अपनी जगह बना रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती कोई नई नहीं है। आजादी के 1 दशक बाद तक देश की बड़ी आबादी मिलेट खाद्यान्न पर ही निर्भर थी, लेकिन हरित क्रांति की आंधी से गेहूं और चावल के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन मिलेट का रकबा धीरे धीरे कम होता चला गया। बीते 1 दशक से एक बार फिर मिलेट ने खेतों को हरा भरा किया है। हम पहले क्या है, देसी बाजरे की खेती करते थे, उसमें हमारे को 100 से 110 दिन का फसल में तैयार होने में टाइम लगता था। फिर हमने अभी 6-7 साल से हाइब्रिड बाजरे की खेती करना शुरू किया। उसमें क्या है, हमारे को 75 से 80 दिन का समय लगता है और अच्छी उपज तैयार होती है और इसकी मार्केट में वैल्यू भी बढ़िया मिलती है। इसलिए हमने इसका खेती का रकबा ज़्यादा बढ़ा दिया। कम मेहनत और लंबे समय तक खराब न होने की खासियत श्री अन्न की फसलों के दायरे को अब और बढ़ा रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया में एक बड़ी आबादी के खान पान की शैली में भी बदलाव आया है और मिलेट ने थाली में अपनी ज्यादा जगह बनाई है, जिसकी एक बड़ी वजह मिलेट की पोषक गुणवत्ता को भी माना जा रहा है। मिलेट की मांग बढ़ाने के लिए अब माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने का फैसला किया है। पूरी दुनिया में मिलेट को भारत और अफ्रीका की फसल कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ही जगहों में प्राचीन काल से ही मिलेट की खेती हो रही है। अकेले भारत में 10 तरह के श्री अन्न का उत्पादन होता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी यानी मंडवा, रामदाना, कुट्टू, कंगनी, कोदो, सावा, कुटकी, चीना यानी प्रोसो आदि शामिल हैं। चावल, गेहूं और मक्के के बाद मिलेट में बाजरा और ज्वार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसलों में शामिल हैं। यही वजह है कि भारत मिलेट का एक प्रमुख उत्पादक है। खास बात यह है कि भारत की हिस्सेदारी एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% की है। फिलहाल भारत में मिलेट की औसत उपज 1268 किलो प्रति हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत उपज 1211 किलो प्रति हेक्टेयर से अधिक है। मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, बार्ली, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें,
इस ओर प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज FAO को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है। हमारे देश में उगाई जाने वाली प्रमुख श्री अन्न फसलें और उनके उत्पादन की हिस्सेदारी प्रतिशत को देखें तो पर्ल मिलेट यानी बाजरे की हिस्सेदारी 61% है, ज्वार की हिस्सेदारी 27% और फिंगर मिलेट यानी रागी की हिस्सेदारी 10% है। भारत का राजस्थान प्रदेश मिलेट उत्पादन में सबसे आगे है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। बाजरा के उत्पादन में भी राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है। वहीं ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। देश के कुछ राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में फिंगर मिलेट यानी रागी का उत्पादन होता है। स्मॉल मिलेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नंबर आता है। साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किए जाने के बाद मिलेट्स को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है ताकि मिलेट्स का न सिर्फ उत्पादन बढ़े बल्कि वैश्विक खपत और निर्यात में भी बढ़ोतरी हो। मिलेट के उत्पादों की ब्रांडिंग पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है और रणनीति पर केंद्रित कार्यक्रम किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 500 से अधिक स्टार्टअप बाजार मूल्य श्रृंखला में काम कर रहे हैं। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ने 250 स्टार्टअप्स को साथ लिया है। यही नहीं, 66 से अधिक स्टार्टअप्स को 6.2 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं, जबकि लगभग 25 स्टार्टअप्स को आगे फाइनेंस के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। Initially incubated at IIMR had taken great technology from them, and then we started selling millet chikkis initially in the schools and then in the kirana stores. So we right now sell about roughly 20 lakh millet chikkis per day. श्री अन्न के प्रति सरकार और लोगों के बीच ये जागरूकता एक लंबा सफर तय करने वाली है। जाहिर है आने वाले वक्त में हरित क्रांति की तरह ही इस देश और दुनिया में मिलेट क्रांति का आगाज तय है। मिलेट्स के ऊपर तो अभी आपने ये सक्सेस स्टोरी हमारी सुनी और आपको एक और इन्फॉर्मेशन कि आज दिनांक 28 अप्रैल 2023 को कृषि भवन नई दिल्ली में संघ राज्य क्षेत्रों की कृषि क्षेत्र योजनाओं की समीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस विषय पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज केंद्र शासित राज्यों की इस महत्वपूर्ण बैठक में हम सबके मध्य उपस्थित भारत सरकार के कृषि सचिव श्रीमान मनोज आहूजा जी, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मिश्रा जी, कृषि विभाग और सभी केंद्र शासित राज्यों से पधारे हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित सज्जनों, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि केंद्र शासित राज्य जब बने तो उनको बनाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य यही था कि उन राज्यों का समुचित विकास हो सके और इसलिए रचना भी बनी, बजट के भी निर्धारण हुए और उसका निश्चित रूप से फायदा भी हुआ। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी की लगातार यह कोशिश रहती है कि सरकार की योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और इसलिए आप सबने अनुभव किया होगा, अभी एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सीमावर्ती क्षेत्र का जो हमारा अंतिम गांव है उस गांव में भी हर योजना का लाभ पहुंचे, इस दृष्टि से कोशिश भी की जा रही है। और प्रधानमंत्री जी ने भावपूर्ण शब्दों में यह भी कहा कि वो गांव हमारे लिए देश की सीमा पर अंतिम गांव नहीं है, हमारे अंदर ये मान्यता बननी चाहिए कि वो हमारे देश का पहला गांव है और पहला गांव मानकर उसके विकास को सुनिश्चित करने का प्रयत्न हम सब लोगों को करना चाहिए। और इस दृष्टि से सभी केंद्रीय मंत्री बॉर्डर विलेज में जा रहे हैं और मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि राज्यों ने भी, यूटी ने भी, जहां जहां हमारी सीमाएं लगती हैं, काफी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को सुना है। मैं भी कुछ दिन पहले लद्दाख गया था। लद्दाख में सीमा से लगा हुआ गांव डुमटी था। मैं वहां गया तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत उस गांव में पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही थी और हर घर में नल से जल मिल रहा था। तो मैं समझता हूं कि यह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प
और उनके व्यापक सोच का ही परिणाम है कि विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। लेकिन जब हम केंद्र शासित राज्यों के बारे में विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि केंद्र शासित राज्यों में जो अपूर्णता दिखाई देती है वो कुल मिला के हमारी केंद्र की ही अपूर्णता है, क्योंकि बाकी राज्यों में निर्वाचित सरकारें हैं, अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां भी रहती हैं, अलग अलग स्कीम्स के क्रियान्वयन के नजरिए भी रहते हैं। लेकिन केंद्र शासित राज्य जो हैं वो तो सीधे केंद्र का ही अधीन है, और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर केंद्र शासित राज्य में भी केंद्र सरकार की योजना का 100% क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है तो ये हम सब के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और हम सब देखते हैं कि जितने लोगों को लाभ मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, योजना के क्रियान्वयन में भी कमी दिखाई देती है, फंड्स जाते हैं वो पूरा खर्च नहीं हो पाए वो भी एक दिक्कत है, जो खर्च होते हैं उनका यूसी समय पर नहीं आ पाए तो वो भी एक दिक्कत है। तो कुल मिला के मैं यह तो समझ सकता हूँ कि अलग अलग यूनियन टेरिटरी की अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ प्रतिकूलता है अगर ढूंढो तो प्रतिकूलता में भी बहुत अनुकूलता दिखाई देती, लेकिन अनुकूलता को ढूंढने की आवश्यकता होती है। और अगर हम अनुकूलता ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से हमें अनुकूलता मिलेगी भी और हम उसका रास्ता निकालकर कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते। और इसीलिए यह बात हम सब लोगों के मन में आई कि हमारे केंद्र शासित राज्यों में जो क्रियान्वयन में कमी है इस कमी को हम कैसे दूर कर सकते, और इसके लिए अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई दिक्कत दिखाई देती है तो वो भी बात सामने आना चाहिए और मैं समझता हूँ उसका समाधान तत्काल होना ही चाहिए। लेकिन स्कीम्स के एग्जीक्यूशन में आप लोगों को धरातल पर क्या तकलीफ आती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। योजना के पात्र हितग्राहियों का अभाव है या उनके प्रशिक्षण का अभाव है या प्राकृतिक परिस्थितियां विपरीत हैं या वहाँ मेन पावर की कमी है, वहाँ प्रशिक्षण जितना होना चाहिए वो प्रशिक्षण का अभाव है, वहाँ टेक्नोलॉजी का जितना इंटरवेंशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कौन कौन से कारण जमीन पर आप सब लोगों को ध्यान में आते हैं? तो आज की बैठक में मैं समझता हूँ कि पूरा गंभीरता के साथ और खुले मन से उन कारणों को आप सब लोगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहिए और हमारी कोशिश होगी कि आपके हर कठिनाई को दूर करके उसका समाधान कारक रास्ता हम लोग निकालने में सफल हों। संघ राज्य क्षेत्रों की कृषि क्षेत्र योजनाओं की समीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी अपने वक्तव्य दे रहे थे, जिसे अभी आपने सुना। और अब विनोद अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। तो पशुओं की हम बात कर रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन में किस तरह से पशुओं की देखभाल करें। तो आहार जो होता है पशुओं का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो संतुलित आहार किस तरह से ग्रीष्मकालीन मौसम में हम लोग दें, उस पर हम बात करेंगे। हाँ, संतुलित आहार के बारे में सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, आप मिनरल मिक्सचर की इस्तेमाल करिए। जो रेडीमेड मिनरल मिक्सचर मिलता है वो मिनरल मिक्सचर की इस्तेमाल करिए। मिनरल मिक्सचर बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, इसीलिए जो चारा हम देते हैं, जैसे हरा चारा आजकल कम हो गया, हरा चारा हम इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये जो टाइम है डॉक्टर साहब गर्मियों का, अभी तो गर्मियों में हरे चारे की उपलब्धता ना के बराबर हो ही जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसीलिए मैं संतुलित पशु आहार के ऊपर बताना चाहूंगा। जैसे गेहूं उपलब्ध है, फिर मक्का है, बाजरा है, उस तरह की चीजों को लेकर अगर हमारे घर पे भी एक संतुलित पशु आहार बना ले तब भी बात बन सकती है। गेहूं आप जैसे 50% ले लो, मक्का ले लो 25 से 30%, ये हो गया आपका 80। बाजरा ले लो 10%, बाकी उसमें गुड़ मिला दो, काला नमक मिला दो। काला नमक मिला के एक संतुलित पशु आहार आप अपने घर पे भी बना सकते हो और ये बहुत सस्ता होता है। अगर मार्केट से आप खरीदोगे, मार्केट से कंपेयर करके अगर आप देखोगे तो आपको सस्ते में मिल सकता है चीज। बिल्कुल आधे से भी कम। अगर किसान की हम बात करते हैं कि भाई हम किसान की जो आय है वो दोगुनी करनी है, बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं जब खर्चे कम करेंगे तो आमदनी अपने आप ही बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और संतुलित पशु आहार देने से क्या होता है, जैसे पहले हमने बताया, अगर तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है तो दूध कम हो जाता है। संतुलित पशु आहार देने से आप काफी हद तक दूध को बना के रख सकते हो। दूध का जो उत्पादन है वो उत्पादन को आप बना के रख सकते हो। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब इसमें एक चीज और भी है, अभी जैसे बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं की, गर्मियों में क्या होता है हमारे पास कामकाजी पशु भी हैं या फिर छोटे जो कटड़े बछड़े हैं वो भी हैं। तो और जब हम बात करते हैं खनिज मिश्रण की, तो कितनी मात्रा हम छोटे जो
पशु हैं उनको दें और कितनी मात्रा जो हमारे दुधारू पशु हैं उनको दें। खनिज मिश्रण के बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर पशु की बॉडी वेट वजन 300 केजी से ऊपर है तो उसको आप कम से कम दिन में 50 ग्राम दीजिए। खनिज मिश्रण 300 केजी से नीचे वाला जो पशु है उसको दीजिए आप 30 ग्राम, ठीक है ना। उसमें जो दुधारू पशु हैं जो 300 किलो से ऊपर भी हैं और दुधारू पशु भी हैं, हाँ। तो उसमें कुछ मात्रा और बढ़ानी है हमें या फिर मात्रा? देखिए, बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है, वो पशु की पेशाब और गोबर से निकल जाएगा। और जो कटिया कटरा बछिया बछड़ा के बारे में जो कह रहे हो ना, उसको 10 ग्राम से 15 ग्राम देना चाहिए डेली, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। इतना ही काफी है। बिल्कुल। इसमें डॉक्टर साहब अभी जैसे गर्मियां आ गई हैं, पशु जहां बैठता है, ठान है जो जहां हम बात करते हैं, तो पशु वहां पे मल मूत्र त्याग करता है, तो उसको जो साफ सुथरा हमें रखना है। बिल्कुल। तो वहां पे जैसे चूना है या फिर लाल दवाई भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो बाहरी परजीवी हैं उनसे अगर पशुओं को बचाना है, और क्या एक दूसरे पशुओं से भी ये संक्रमित हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी जैसे हम लोग कुछ देर पहले ही हम एक सेमिनार में डिस्कशन कर रहे थे, जैसे जहाँ पे पशु हम रख रहे हैं ना, वहाँ का हाइजीन सैनिटेशन हमें बराबर की मेंटेन करना पड़ता है। मतलब जैसे पेशाब हो गया, गोबर हो गया, वो सुबह एक बार अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, शाम को एक बार अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। पानी का इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए, मच्छर कंट्रोल होना चाहिए वहाँ पे। आप वहाँ पे फिनाइल का इस्तेमाल करिए। लाल दवाई जो कह रहे हो, पोटेशियम परमानेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब वहाँ पे डिसइंफेक्शन जिसको कहते हैं, डिसइंफेक्शन बहुत सही होना चाहिए। मतलब साफ सुथरा बहुत सही होना चाहिए, तभी पशु सही रहेंगे और उससे हमें दूध भी सही ढंग से मिलेगा। बिल्कुल। ये ना सोचें कि भाई ये पशु है और इसको बचा खुचा हमने दे दिया, मेहनत इतनी नहीं करनी। तो आज के टाइम जो पशुधन है उस पे भी हमें इतना ही मेहनत करना। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। पशुधन के पीछे मेहनत करोगे तभी आपको दूध मिल सकता है, तभी आपको जो बिजनेस है वो सही ढंग से बने रह सकते हैं। बिल्कुल, आपने संक्षेप में बहुत ही अच्छे तरह से समझा दिया कि ग्रीष्मकालीन मौसम में, मतलब ग्रीष्मकालीन जो चल रहा है वक्त, पशुओं की किस तरह से देखभाल की जाए अच्छे से, ताकि जो दुग्ध उत्पादन है वो सही रहे। और इसी के साथ आज का ये जो हमारा टॉपिक है यहीं पर संपन्न होता है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।